पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख में एक और बड़ा और अहम दिन। आज के दिन तीन बड़े मामलात हैं जो हम टेकअप करना चाहेंगे। एक तो तफसीली फ़ैसला जारी हुआ मखसूस नशिस्तों के हवाले से। 70 पेजेस पर मबनी 8 जज साहिबान ने मखसूस नशिस्तों के मामले को तय करते हुए जो कुछ शॉर्ट ऑर्डर में कहा, अब वो 70 पेजेस पर मबनी एक तवील कानूनी बहस के बाद हमारे सामने आया है। जज साहिबान ने वजाहत से बताया कि क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंबल ना देने का अमल जो है इस तमाम बहरान का बायस बना। उन्होंने ये बताया कि कैसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जो मेंबरान दिए गए थे वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नहीं थे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। उन्होंने ये बताया कि कैसे आरओज़ ने, रिटर्निंग ऑफिसर्स ने और इलेक्शन कमीशन ने अपना काम दुरुस्त नहीं किया और कानूनी और आइनी मामलात को पामाल किया। उन्होंने ये भी बताया कि अगर हमारे पास ये मामला आता है तो ये एक इलेक्शन की पिटीशन नहीं है, ये सिविल पिटीशन नहीं है, इसके साथ बुनियादी हकूक़ जुड़े हुए हैं और जब बुनियादी हकूक़ जुड़े हुए हों तो ये जुडिशरी की बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी तशरीह ऐसे करे कि उसके अंदर मज़ीद जान पड़ जाए। जो नकाद है वो कहते हैं कि जान डालते डालते बहुत सारे आइनी मामलात की जान निकाली भी है। मसलन आइन के अंदर तरमीमी तशरीह जो है वो आप नहीं कर सकते, वो पार्लिमान का हक है। बहरहाल ये 70 पेजेस पर मबनी जजमेंट हमारे सामने आई। इसके अंदर भी एक और भी मामला है कि जो 3+2 जज साहिबान ने इस फैसले से इख्तलाफ किया था पहले, और उनके ऊपर पहले तो हल्के हल्के और उसके बाद बड़ी तेज़ तनकीद भी की गई, जो बड़ा रेयर है, होता नहीं है। जो डिसेंटिंग नोट्स होते हैं उनका एहतराम वाजिब होता है और आप अमूमी अपनी तफसीली फ़ैसले में उनका जिक्र कर देते हैं, लेकिन उनको तख्ता मश्क नहीं बनाते। इस फ़ैसले के अंदर नकादों की नज़र में ये हुआ। इसके साथ नाज़रीन एक और मामला भी हुआ और वो ये कि जो जज साहिबान 3 मेंबरान पर मबनी कमेटी है जो बेंच बनाती है, उसके अंदर हुकूमत ने तरमीम की प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के ज़रिए और आज उसका पहला इजलास हुआ। उस इजलास में चूँकि एक नई कमेटी बन गई है और 2 सीनियर जज साहिबान के बजाय चौथे नंबर के जज को रखा गया है तरमीम के बाद, जिसके ऊपर सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने एतराज़ किया और 2.5 पेजेस पर मबनी एक ख़त तहरीर किया जिसके अंदर बराह रास्त निशाना बने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। निशाने से मुराद ये नहीं है क्योंकि सियासी तनकीद नहीं है, लेकिन आइनी मारूज़ात को सामने लाते हुए तनकीद की गई। इसी दौरान 8 जज साहिबान के फ़ैसले से इख्तलाफी नोट जो था एक जस्टिस याहिया अफरीदी का, वो भी जारी हुआ। बुनियादी बात जो इस प्रोग्राम में हम करेंगे, जिसके मेहमानों का तारुफ में 1 मिनट में करवा देता हूँ, वो ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ख़त में लिखा है कि मुल्क के अंदर मुतअद्दद आइनी बहरान है। मुतअद्दद का लफ्ज़ मेरा है, आइनी बहरानों का जिक्र किया है, प्लूरल में उन्होंने इस्तेमाल किया है, क्राइसिस का जिक्र किया उन्होंने। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वाक़तन क्या पाकिस्तान इस वक्त एक गंभीर आइनी बहरान या बहरानों का शिकार है? अगर है तो उसका फ़ैसला कहाँ पे होगा? पार्लिमान में होगा? 8 जज साहिबान करेंगे? चीफ जस्टिस की कोर्ट होगी? फुल कोर्ट होगी? मामला कहाँ पर चलेगा? करीम साहब, बहरान तो है? मुझे तो कोई बहरान नज़र नहीं आता। ये जजिस कमेटी के इजलास से पहले तक कोई बहरान नहीं था। अगर कोई बहरान होता तो 8 जज साहिबान जो है वो अपने फैसले के अंदर लिखते हैं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है वो इस मुल्क के अंदर जन्म ले चुका है। तो खत की हद तक आप कह सकते हैं? खत की हद तक है, लेकिन वो खत उस कमेटी के बारे में है जिसने बेंच बनाने हैं। उन्होंने कहा था कि ऑर्डिनेंस के बावजूद आप इस कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट करने से इज्तनाब कर सकते थे, लेकिन आपने फौरी कर लिया। देखें, बात यह है कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था तो बंदयाल साहब कहते थे कि अमल दरामद ना करो, और ये जज साहबान कहते थे अमल दरामद करें उसके ऊपर। आज भी एक कानून आया है, जज ये तो कह सकता है कि ये कानून मेरे सामने आया, ये अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव या इंतजामी साइड के ऊपर आप एक लेजिस्लेशन के ऊपर आप एक ओपिनियन अपना दे रहे हैं। कल को अगर ये लग जाता है आप तो डिस्क्वालीफाई हो गए क्योंकि आप तो अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर चुके हैं। फिर वो कहते हैं कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए। अब फुल कोर्ट बेंच कैसे बनाया जाए? सो मोटो नोटिस लिया जाए, इसका लेजिस्लेशन के ऊपर सो मोटो नोटिस लिया जाए। अच्छा, दूसरी बात ये है, अब ये चैलेंज हो गया लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, आपको वहाँ पे भी एतराज़ात लगे थे और अज़हर सिद्दीक़ साहब की हो गई है। आपको जो इंतखाबात वाला जो पहला वो था उसमें मंसूर अली शाह साहब ने कहा था, सदीक़ साहब गुजारिश ये है कि जब सीनियर प्यूनी जज जो अगला चीफ जस्टिस बनेगा अंडर 2 मंथ्स
अपने मौजूदा चीफ जस्टिस के ऊपर उस किस्म का अदम एतमाद का इजहार करता है आईनी और कानूनी चीजों साइड करते हुए। देखिए मेरा बहरान ख्याल है कि इसमें कोई देखिए, अगर वो ये कहते हैं कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, कहते हैं अगर वो नहीं तो फिर एग्जीक्यूटिव फुल कोर्ट एग्जीक्यूटिव साइड पर बुलाया जाए। सर देखें, ये 3 सिचुएशंस दे रहे हैं। फुल कोर्ट मीटिंग बुलानी चाहिए। 1 साल हो गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का। ये उस कमेटी के मेंबर हैं, कभी 3rd नंबर पे थे, फिर अब 2nd नंबर के ऊपर हैं। जो ये कह रहे हैं कि उसमें हमने ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के बाद इसके दरवाजे बंद कर दिए थे कि अब जो भी होगी वो इंतजामी साइड के ऊपर फुल कोर्ट मीटिंग में इसके रूल्स जो हैं वो मुझे सिर्फ आपसे ये जानना है, आपका मानना है कि कोई बनाए गए। अच्छा चलिए वो तो सवालात आप उठाएंगे, लेकिन क़य्यूम सिद्दीकी साहब, मोरालिटी ऑफ लॉ है और एक वायबिलिटी ऑफ लॉ है। कानून तो बना दिया पार्लियामेंट कि इसका पार्लियामान में। क़य्यूम सिद्दीकी साहब से पूछे तो अगर आप पार्लियामान ने कानून बना दिया और स्पीकर साहब ने लेटर लिख दिया तो वायबल है या नहीं है? आपने इंप्लीमेंट भी तो करवाना है ना उसको। बिल्कुल, ये इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, इंप्लीमेंट तो करवाना है ना आपने। तो लेकिन ये है कि अगला स्टेप क्या अभी रिव्यू पिटीशन में जाएगा? वो तक देखिए उसका प्रोसीजर तो है ना कि अब डिटेल रीजनिंग आ गई। इन्हीं जज साहबान ने ये कहा था कि जब डिटेल रीजनिंग आ जाए और छुट्टियों के बाद आप लगाएं इसको। लेकिन वो कमेटी ने फिर रिव्यू लगाना है। अब वो कमेटी ने कमेटी में तो सीनियर जज जो है, जहां से हमने प्रोग्राम शुरू किया था उधर ही आगे वो तो बैठ नहीं रहे, तो ये कमेटी काम कैसे करेगी? ऐसे तो कमेटी तो कायम है, कमेटी तो कॉन्स्टिट्यूटेड है ना। आज भी उस कमेटी को रिकग्नाइज किया है उन्होंने और थ्रू रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट उन्होंने कहा कमेटी के सामने मेरी ये रिजर्वेशंस रख दी जाए। ठीक है। अब वो उसमें बैठ के भी जो है, जैसे अभी अमर बिलाल साहब कह रहे थे कि आपने डाइसेंट करना, आप बैठ के कर। अब जज साहबान का अपने बेंच में बैठते हैं तो इख्तलाफ होता है ना। हाँ, वो होती है कि वो रिक्यूज इस वजह से करता है कि उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो अब एक पार्लियामान का ना फैसला इंप्लीमेंट नहीं हो रहा इस वक्त, स्पीकर साहब का नहीं इंप्लीमेंट हो रहा ना। इलेक्शन कमीशन का इजलास चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, सारा मुल्क इस बहरान में लटका हुआ। नेक्स्ट स्टेप्स क्या है आपको, अगर अदालत के जाविये से आप देखें आगे क्या क्या हो सकता है इस बहरान में? रिव्यू पिटिशंस के लिए बेंच बन रहे हैं, रिव्यू पिटिशन सामने लगेंगी, क्या होगा? चलो देखें, बात यह है कि रिव्यू पिटिशंस जो हैं वो 3 महीने से पेंडिंग पड़ी हैं, जो कि छुट्टियों की वजह से, और खुद रिव्यू पिटिशन है उस जजमेंट की जिसको पीटीआई कोर्ट का, ठीक है ना। ये 8 और अब डिटेल तफसीली फैसला ये आया है, डिटेल जजमेंट के ना आने की वजह से रिव्यू पिटिशन ये रीजन ठीक है अब आ गया। हालांकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कहता है कि 14 दिन के अंदर आपको एक दफा रिव्यू लगाना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या? देखिए, अब ये डिटेल जजमेंट आ गई है तो जाहिर है कुछ जज साहब, अब इसके अंदर एक और बात भी है, तलत साहब ये जो ही बल्ले के फैसले वाला जिक्र कर रहे हैं ना, उसमें वो लिखते हैं कि मोहम्मद अली मज़हर साहब ने कहा कि ना इसके अंदर उसको ना देखा जाए। जाहिर है कि वो एक और बेंच के सामने सब जुडिस मैटर है, आप नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे जो इलेक्शन एक्ट का रूल 94 है जो कि सियासी वाबस्तगियों से मुतालिक है, वो भी चैलेंज नहीं हुआ था, उसको भी अल्ट्रा वायरस करार दे दिया गया है। और मतलब आप ये देखिए रिव्यू पिटिशंस कौन बहुत सारा कंट्राडिक्शंस हैं इस जजमेंट के अपने अंदर। तो इसके ऊपर रिव्यू पिटिशन अभी बेंच बनना है ना जी। जाहिर है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है वो बनाएगी। इसमें एक बनने वाली कौन सी बात है, ये तो फिक्सेशन होगी। ठीक है, क्योंकि फुल कोर्ट है, रिव्यू वही जज सुनते हैं जिन्होंने फैसला दिया। बहुत तो जो आज तो इसमें फिक्सेशन जस्टिस मंसूर साहब कहते हैं कि अगर कमेटी वैसे न हुई जैसे इस ऑर्डिनेंस से पहले थी तो उसका मामला जो है। सर उसके अंदर बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन का तो कोई मामला नहीं है ना। ठीक, उसमें वही 13 के 13 जज साहब बैठेंगे जो वहां उसमें ये तो फिक्स होना है कि उसकी डेट। आपकी जमात का मानना ये है जी कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अपनी जगह पर, लेकिन चूंकि हमने लॉ पास कर दिया उस लॉ दो चीजें नॉट जस्ट दैट। पहले जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इटसेल्फ वी स्टिल कंसीडर इट फॉल्टी एंड देयर आर रिव्यू पिटिशंस पेंडिंग। ठीक, the court has to settle it, they should hear those arguments on this very important matter, and in addition to this ये नया कानून भी है जिसको भी इलेक्शन कमीशन ने देखना है। और हम समझते हैं, और ये जो कानून भी है ये कोई नई चीज़ नहीं है, हम समझते हैं कि मौजूदा जो आइन और कवानीन थे उसी को हमने मजीद वज़ा किया था इसमें, तो ये भी मौजूद है और वो आपकी रिव्यू पिटिशंस भी मौजूद हैं। बिटवीन दीज टू वी होप दैट देयर इज अ करेक्शन। देखिए जी, मैं आखिरी बात ये करूँगा, देखें सुप्रीम कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ द फाइनल आर्बिट्रेशन है,
देखिए हमने कहीं ना कहीं जाके मामला को, जैसे बिलाल साहब अभी कह रहे थे कि मामला हम मान ना ले जाएं जहाँ पे मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले जाएं, हमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, देखिए पार्लियामेंट की अपनी अहमियत है, लेकिन जब कोई चीज़ डिस्प्यूट हो जाता है तो अल्टीमेट फिर अथॉरिटी है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट इसको सेटल करेगी। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो तमाम जजेस पर मबनी है, सिर्फ 8 या 5 या 3 देखिए मेजॉरिटी का रूल है, देखिए मेजॉरिटी का रूल है दुनिया में। देखें आपका मेरा अगर एक वोट भी ज्यादा है और अब आपका कोर्ट इतना चल रहा है ना मेजॉरिटी का, तो मेजॉरिटी तो कमेटी के अंदर जिसकी है फिर उसके मुताबिक बेंच बनेगी। ठीक है, देखिए मैं तो लेकिन चूज नहीं किया जाता। लेकिन देखिए मैं आपको ब्रॉडर प्रिंसिपल की बात बता रहा हूँ। देखें हमें सुप्रीम कोर्ट के साथ 3 को ये डिफाइंस नहीं करनी चाहिए, और मैं देख रहा हूँ कि पिछले 6 माह से सुप्रीम कोर्ट के साथ डिफाइंस, और वो सिर्फ एक ही इशू के ऊपर है। वो इशू सिर्फ और कोई मसला नहीं है, वो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि वो सिर्फ इसी इशू के ऊपर है कि भाई इस जमात को हमने इतनी सीटें हमने नहीं देनी। अगर वो मामला सॉल्व एसआईसी ना ज्वाइन करते सर, एसआईसी में क्यों जो है सर, मेरी बात तो सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इलेक्शन कमीशन को कह दिया। देखिए एक सेकंड, आखिरी बात है मंसूर साहब, इलेक्शन ना करवाने का सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया कि इलेक्शन कमीशन साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने में नाकाम रहा है। देखिए एक पार्टी को आप बिल्कुल डिसइनफ्रेंचाइज कर रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदार कौन है? हम उसके जिम्मेदार हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो एक जुडिशियल बॉडी है, और पार्लिमान और इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल समेत उसके ऊपर किसी और कोर्ट के अहकामात मानना लाजम नहीं है। वो जुडिशियल बॉडी है, मैं आपको बता दूं ये। लेकिन आज बात ये है कि जुडिशियल ओवररीच नहीं है कि जो इंतखाबी उज़रदारियां पेंडिंग पड़ी हैं उसके ऊपर आप एक स्ट्रक्चर पास करें, ये जुडिशियल ओवररीच नहीं है। अब ये तो फिर कोर्ट ने खुद ही डिसाइड, आई हैव टू लीव इट, जो मामला था आपने डिस्कस ही नहीं किया, बदकिस्मती से इन बहरानों का आसान हल था, वो हमने मौका खो दिया, और अब ये बहरान फैलते चले जा रहे हैं, और बहराना का लफ्ज़ हम नहीं इस्तेमाल कर रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने आज अपने लेटर में इसका जिक्र किया।